Hi students, this is Professor Ashish Bidkar from St. Wilfrid College, Arts, Commerce, Science, Parvel. This is our lecture 9 from the lecture series Classical Physics. In last lecture, we seen the potential energy, the gravitational potential energy, and we discussed about conservative and non-conservative forces. This is the continuation of the lecture from last lecture. So I highly encourage you to see the last lecture और हम लोग उसके बाद ही आगे के ये lecture देखेंगे. So those who have not seen my last lecture, please go and see my lecture number 8 because that is a continuation. यहाँ पे हम लोग उसको continue करने वाले हैं. In this lecture, we are going to see conservative forces and potential energy, and then we are going to see conservation of mechanical energy. Okay. So you know that there is a law of conservation of energy which says that energy cannot be created or cannot be destroyed. It can be changed from one form to the another form. So the one part of that conservation is nothing but conservation of mechanical energy. हम लोग mechanical energy क्या है वो discuss करेंगे, conservative forces क्या होते हैं वो discuss करेंगे और उसके साथ potential energy क्या होती है वो discuss करेंगे. ठीक है? So first we will start with conservative forces and potential energy. So the work done on a particle by a conservative forces does not depends upon the part taken by the particle. ये हम लोगों ने last lecture में discuss किया कि जो भी वर्क डन होता है तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये जो वर्क डन होता है वो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस से हो तो वो वर्क डन जो है उसका जो फाइनल आंसर होता है वो फाइनल आंसर डिपेंड नहीं करता कि हम लोग वर्क डन किस पाथ से कर रहे हैं, मतलब फ्रॉम विच पाथ वी आर गोइंग टू डू अ वर्क डन, बिकॉज वी नो दैट वर्क डन इज नथिंग बट अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो हम लोगों को यहाँ पे कौन सा फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है वो देखना जरूरी है. लेकिन as long as our force is conservative, we don't have to see कि किस path से हम लोगों ने वो work done किया है. So work depends only upon the particles initial and final coordinate. Okay, because जो path हम लोगों ने take किया है अगर conservative forces है तो वो path के ऊपर अगर हमारा work done depend नहीं कर रहा है तो वो सिर्फ किसके ऊपर depend करेगा, initial and final points पे depend करेगा. वो initial और final point तक हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में लिया है या फिर वो हम डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको देखना हमें जरूरी है. सो एज अ कॉन्सिक्वेंस वी कैन डिफाइन अ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन. तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन सच दैट द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके, तो डिक्रीज इन अ पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या कि सिस्टम में कोई तो एक पोटेंशियल है. पोटेंशियल मींस क्वांटिटी possessed by the system to do work. Okay, मतलब जो उसके अंदर एक एनर्जी है जो एनर्जी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क के या फिर वो सिस्टम वर्क करने के लिए उसके अंदर कोई तो एनर्जी है. जैसे हमारे पास अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास मसल एनर्जी है जिससे मैं कोई वर्क कर सकता हूँ. मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो वो फोर्स के हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट होगा. तो ऑफ कोर्स आई हैव द पोटेंशियल टू डू द वर्क. सो इन सिमिलर वे द सिस्टम इज हैविंग अ पोटेंशियल टू डू द वर्क, and that potential is nothing but a potential energy function U. So the work done by a conservative force F as a particle moves along the x-axis is defined as Wc is equal to integration from xi to xf f of x dx. So यहाँ पे हम लोग work done by the constant force नहीं consider कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग क्या consider कर रहे हैं, work done by a changing force. मतलब फोर्स हर एक डिस्प्लेसमेंट में चेंज अगर हो रहा है तो हम लोग क्या, तो हम लोगों का वर्क डन क्या आएगा हम लोग ये डिस्कस करेंगे. ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिराइव किया है. सो इफ यू डोंट नो या फिर अगर तुम लोग को याद नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने ये फॉर्मूला तक हम लोग कैसे पहुंचे तो यू कैन गो स्किप दिस लेक्चर, जस्ट पॉज हियर एंड गो टू द प्रीवियस लेक्चर्स एंड देन कम बैक टू दिस लेक्चर. ओके, so coming to this lecture, Wc is equal to, that is work done carried, is equal to integration from xi to xf, that is initial point to final point, force fx dx, where force is nothing but not a constant force, it is changing force. Okay, so for every displacement the force is changing and that is defined as a potential, change in a potential. Okay, so negative change in a potential. अभी हम लोग नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल क्यों लेते हैं हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. जस्ट रिमेंबर दैट कि जो वर्क डन होता है अगर वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है f of x dx है तो दैट इज नथिंग बट गिवन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन अ पोटेंशियल, नेगेटिव चेंज इन अ पोटेंशियल. ये नेगेटिव साइन कहां से आता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो वेयर fx इज अ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट.
सो डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए मैंने उसका सफिक्स क्या लिखा है, x लिखा हुआ है. सो अगर डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में होता तो उसका सफिक्स में क्या लिखता था, y लिखता था. अगर वो z डायरेक्शन में होता तो उसका सफिक्स में z लिखता था. So this is the work done by the conservative force equal to the negative of the change in a potential energy. Negative in a change in a potential energy क्यों है, अब तुम्हें पता चलेगा कि हम लोगों ने नेगेटिव साइन क्यों यूज किया. क्योंकि जो एनर्जी है सिस्टम के पास, वो एनर्जी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं वर्क करने के, तो सिस्टम का एनर्जी कम हो रहा है, तो उसका जो इनिशियल एनर्जी था और फाइनल एनर्जी था, वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निगेटिव होगा, क्योंकि उसके पास इनिशियली ज्यादा एनर्जी था, फाइनली उसके पास कम एनर्जी. सो फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम लोग करेंगे, क्योंकि फाइनली उसके पास कम एनर्जी है और इनिशियली उसके पास ज्यादा एनर्जी था, अगर उसके पास पहले ज्यादा एनर्जी होगा तो ही सिस्टम वर्क कर पाएगा. यू कैन सी दैट. तो इसकी वजह से जो हम लोगों को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को नेगेटिव साइन के साथ है. सो वी आर डिफाइनिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज potential energy at final point minus the potential energy at initial point. So UF minus UI. So our final equation becomes the change in a potential energy is equal to UF minus UI, which is equal to negative integration of xi to xf f of x dx, fx dx. Okay. So you can see that कि हम लोगों को जो भी ये expression आया था, इसमें हम लोगों ने delta U का वैल्यू डाला, that is nothing but change in a potential energy का वैल्यू डाला, तो वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन फाइनल एनर्जी कम है और इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, सो यू कैन सी दैट दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द नेगेटिव साइन. ओके, ये नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नेगेटिव साइन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम के ऊपर हम लोगों ने वर्क करके सिस्टम में हम लोगों ने पोटेंशियल दिया हुआ है. अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो हम लोग उसको नेगेटिव साइन यूज करते हैं, अगर हम लोग सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करते हैं. सो दिस साइन कन्वेंशन इज रियली इंपॉर्टेंट. इससे हम लोगों को पता चलता है कि कौन किसके ऊपर वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम इज कन्वर्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी टू द रिक्वायर्ड मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज यूटिलाइजिंग टू डू द वर्क. सो देयरफॉर delta U is a negative when f of x and dx are in the same direction as when the object is lowered in the gravitational field or when the spring pushes the object towards the equilibrium. मतलब जब सिस्टम में, अगर जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि एक स्प्रिंग के ऊपर एक ब्लॉक अटैच था, तो अगर हम लोग वो स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं और वो स्प्रिंग अगर ब्लॉक को पुश करती है बाद में, क्योंकि स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद हम लोगों ने स्प्रिंग के ऊपर एक वर्क किया, तो वो जो वर्क है वो स्प्रिंग के अंदर एज अ पोटेंशियल जमा. तो अगर हम लोग वो स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो वो जो पोटेंशियल स्प्रिंग के अंदर है, वो स्प्रिंग के अंदर का पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा एंड देन द स्प्रिंग विल गो टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्प्रिंग इज डूइंग द वर्क ऑन द ब्लॉक, so that's why the system is doing the work, so that's why the negative sign is there in the equation. So the term potential energy implies that the object has a potential or capacity of either gaining the kinetic energy or doing the work when it is released from the some point under the influence of conservative force extracted on the object by some member of the system. So इसका मतलब क्या है कि some member of the system, मतलब you can see that कि work is done by me or work is done by some other candidate, कि जिसने वर्क किया है, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है. तो सिस्टम के ऊपर वर्क करना मतलब दैट वर्क इज पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम के ऊपर वर्क करने के बाद सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, तो उसका फाइनल जो होगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल करोगे तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा वो पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, लेकिन जब सिस्टम वर्क कर रहा है तब उसका फाइनल एनर्जी कम हो जाएगा और उसका इनिशियल एनर्जी के हिसाब से फाइनल एनर्जी कम होने की वजह से हम लोगों को नेगेटिव साइन मिल रहा है. So it is often convenient to establish some particular location xi as a reference point. Of course हम लोगों को एक reference point लेना जरूरी है. जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में origin को reference point लेते हैं, तो वो origin कहीं पे भी हो सकता है. So once we fix that reference point, we cannot move that reference point. क्योंकि अगर हम लोग हर बार reference point को move करेंगे तो हम लोगों को हर बार equation में वो reference point को change करना पड़ेगा. So it is convenient कि जो initially हम लोगों ने लिया है वही reference point हम लोग finally जब तक हम लोगों का analysis complete नहीं होता तब तक हम लोग उसको utilize करते हैं. So we can find that the potential energy functional as UF is equal to minus integration of xi to xf fx dx plus ui. क्योंकि डेल्टा U क्या था हमारा, UF minus ui था, तो वो माइनस ui को अगर हम लोग राइट हैंड साइड में डालते हैं so you will get plus ui. और जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द सिस्टम इज डूइंग वर्क. ओके, so the value of ui is often taken to be 0 at the reference point. तो जो इनिशियल वैल्यू जो होता है वो इनिशियल वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं. It is really does not matter what value we assign to ui. मतलब
ui को हम लोग कौन सा वैल्यू असाइन करते हैं वो मैटर नहीं करता, बिकॉज इसका रीजन क्या है, एनी नॉन जीरो वैल्यू merely shifts the uf by constant। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम लोगों ने कोई भी उसका एक वैल्यू, अगर हम लोगों ने कांस्टेंट वैल्यू अगर हम लोगों ने उसको अटैच किया, तो उतने ही अमाउंट से जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। तो अगर मैं सम कांस्टेंट अमाउंट अगर मैं ui को अगर मैं अटैच करता हूँ, तो वही कांस्टेंट अमाउंट uf से अटैच होगा। सो यू कैन सी दैट uf माइनस ui जो होगा उसमें जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सबट्रैक्शन कर रहे हैं। सो इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू टेक अ जीरो, क्योंकि अगर जीरो लेंगे या फिर जो अगर हम लोगों ने कोई कांस्टेंट वैल्यू लिया, तो वो कांस्टेंट वैल्यू लेने के बाद हम लोगों को वो जो कांस्टेंट वैल्यू अगर वो कैंसिल हो रहा है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके, सो इन दैट सेंस वी कैन से कि ui को हम लोग क्या असाइन कर सकते हैं, जीरो असाइन कर सकते हैं। एंड ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज अ फिजिकली मीनिंगफुल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो फिजिकली मीनिंगफुल है, कि पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो चुका है, मतलब चेंज होने के बाद सिस्टम के पास जितना भी पोटेंशियल बचा हुआ है उससे वो कितना यूजफुल वर्क कर सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका इनिशियल क्या था, उसके पास फाइनल कितना है बचा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, उसके बीच में जो चेंज हुआ है वो इंपॉर्टेंट। अब सिर्फ चेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग किस पाथ से हम लोग उसको जो सिस्टम का जो वर्क है वो हो रहा है वो हम लोग देख नहीं रहे। तो वर्क डन इज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन बाय द सिस्टम, ऑफ कोर्स, तो वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर हम लोग उसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग उसका जो फाइनल और इनिशियल वर्क डन है वो हम लोग सिर्फ सबट्रैक्ट करें। सो इट इज जस्ट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन दैट potential energy. It doesn't depends upon the initial value and the मतलब it doesn't depends upon कि initial value क्या हम लोगों को असाइन करना चाहिए, फाइनल वैल्यू क्या असाइन करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों को उसका सब्ट्रैक्शन आने के बाद जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टूडेंट्स, कि जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों को जो भी फोर्सेस है, अगर वो फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी के साथ कैसा कनेक्शन है, और हम लोग उसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को क्या पता हुई है कि अगर हम लोग सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और सिस्टम अगर सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है तो उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए। सो बेसिकली देयर इज ओनली वन डिफरेंस, कि एक में नेगेटिव साइन आएगा, एक में पॉजिटिव साइन। तो नेगेटिव साइन किस में आएगा, जब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है तब नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि सिस्टम एनर्जी लूज करता है, मतलब सिस्टम इज कन्वर्टिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी और एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और जब सिस्टम के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे तो उसका फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग बोल रहे हैं, मतलब सिस्टम के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कोई तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो वो जो एनर्जी है, अगर वो फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो हम लोगों का जो एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी वो भी कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो एनर्जी कंजर्वेटिव होना चाहिए मतलब क्या, कि जितना सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है उतना ही सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम के पास कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकिन वो ज्यादा एनर्जी सराउंडिंग को प्रोवाइड करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब जितना सिस्टम के पास एनर्जी है उतना ही एनर्जी वो सराउंडिंग को दे सकता है। तो ऑफकोर्स सिस्टम का अगर टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो गया सराउंडिंग में मैकेनिकल एनर्जी के तौर पे, तो सिस्टम का एनर्जी अगर जीरो हो गया तो उतना ही एनर्जी सराउंडिंग को मिलेगा। सो बेसिकली देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो वी आर लुकिंग एट द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो एन ऑब्जेक्ट हेल्ड एट सम हाइट h above the floor has no kinetic। ऑफ कोर्स अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हेल्ड करके रखते हैं ऊपर एक हाइट h पे, तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करता है तो वो वेलोसिटी की वजह से उसके अंदर जो भी एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। जस्ट फॉर रिमाइंडर कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv², where m is the mass of the object and v is nothing but the velocity of the object. However, as we learned earlier that gravitational potential energy of an object अर्थ सिस्टम, एक ऑब्जेक्ट और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो सिस्टम का जो एनर्जी होता है वो एनर्जी कितना होता है, mgh। अब वो एनर्जी mgh क्यों होता है, क्योंकि mg जो होता है दैट इज नथिंग बट अ फोर्स एंड h इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ वर्क एंड वर्क इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी, राइट, दैट वी हैव सीन इन द last slide. So if the object is dropped, it falls on the floor. So of course अगर हम लोग वो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो वो फॉल करेगा। अगर वो हवा में ही लटका रहा तो इसका मतलब क्या है, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी। So we can see that if the object we
अगर हम लोग उसको छोड़ देते हैं एक पर्टिकुलर हाइट से तो वो ग्राउंड को फॉल करता है। तो वो अगर ग्राउंड को फॉल कर रहा है दैट मीन्स फॉर इट इज हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी। तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है मतलब क्या कि जब हम लोग उसको होल्ड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर हाइट तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या था, 0 था। अगर हम लोग उसको छोड़ रहे हैं तो पर्टिकुलरली वो क्या कर रहा है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से उसका क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाइल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइट के ऊपर। तो अगर वो टूवर्ड्स दी अर्थ आ रहा है मतलब क्या हो रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड उसका हाइट कम हो रहा है। तो अगर उसका हाइट कम हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, हाइट के ऊपर डिपेंड है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, कम। सो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। सो यू कैन सी दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। Okay, so in that sense you can say the mechanical energy is conserved. So if the factor such as air resistance is ignored, क्योंकि इसमें air resistance ignore करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जब वो ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तो जब वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट उसका पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब एयर रेजिस्टेंस उसको पुश करेगा तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वो सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। वो एनर्जी लूज कैसे करेगा, जो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो वो एयर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है। वो एयर मॉलिक्यूल्स को इंटरेक्ट करने के बाद उसके साथ उसका फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से एयर मॉलिक्यूल्स का जो हीट होता है वो हीट जनरेट होता है। सो बेसिकली हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो यू कैन से दैट कि जो भी लॉस ऑफ एनर्जी है वो लॉस ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट। ओके, तो इसमें हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसका क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड में मूव कर रहा है उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो व्हेन दैट ऑब्जेक्ट हिट्स टू द ग्राउंड तब क्या होगा, उसका जो भी टोटल पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और जब वो एग्जैक्टली ग्राउंड पे हिट होगा तब क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगा। सो इन दैट सेंस यू कैन सी दैट द एनर्जी इज कंजर्व्ड. So in other words, the sum of the kinetic and the potential energy, the total mechanical energy remains constant. तो इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो ओनली मतलब मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, लेकिन उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो सिस्टम के अंदर कुछ तो पोटेंशियल है कि जिसकी वजह से सिस्टम वर्क कर पा रहा है, और वो वर्क की वजह से सिस्टम का अपना पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट से अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो ये एग्जांपल हम लोगों को क्या बताता है कि दिस इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्व कैसे हो रहा है कि जब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में तो उसका जो टोटल एनर्जी जो है मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम एनर्जी गेन भी नहीं कर रहा है, सिस्टम एनर्जी लूज भी नहीं कर रहा है। सो इन दैट सेंस वी कैन कनेक्ट दिस टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, so conservation of energy क्या बोलता है कि system does not gain the energy, system does not lose the energy, only one form of the energy is converted into another form. तो यहाँ पे one form कौन सा था, potential energy, another form में convert किस में हुआ, kinetic energy में convert. So in that sense it is a conservation of mechanical energy. तो mechanical energy हम लोग क्या बोलेंगे, it is the sum of potential energy and kinetic energy. So total mechanical energy of the system remains constant. तो इसमें क्या हो रहा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो था वो कांस्टेंट है इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इंटरैक्ट्स ओनली थ्रू द कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब क्या है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब उसमें एयर, जो मैंने बोला कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। सो ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इंटरैक्ट्स ओनली थ्रू द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस में ही होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी उसमें कंजर्व होता है, बराबर। क्योंकि जैसे अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हुआ और वो अगर एयर रेजिस्टेंस के साथ अगर वो फॉल कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा कि वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ उसका फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से एयर मॉलिक्यूल का जो एयर मॉलिक्यूल्स हीट होंगे। तो वो हीट होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो कंजर्व होगा जब हम लोग उसको जब हम लोग उसमें हीट एनर्जी भी कंसिडर करें, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं, कंजर्व नहीं, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ दो ही क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. ओके, so because of the total mechanical energy E of the system defined as sum of the kinetic energy and the potential energy, so total energy कैसे लिख सकते हैं, E is equal to K plus M, where K denotes the kinetic energy and U denotes the potential energy. So we can state the principle of conservation of energy that EI is equal to EF, so initial energy is equal to final energy. So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब हम लोगों को कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं तो इसमें हम लोगों को
सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज लगानी है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी। वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स अपॉन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के हम लोग कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था, दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। Okay, so this is about the conservation of mechanical energy. Thank you students. We'll see for the next lecture. Next lecture में हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। जो एग्जाम्पल्स हम लोगों को क्या होंगे कि जिसमें हम लोगों को ये पता चलेगा कि कंजर्वेशन ऑफ जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी, ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया है KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF, इससे हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सप्रेशन यूज करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस में हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि तुम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखोगे। नेक्स्ट लेक्चर इज रियली इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम लोग प्रॉब्लम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब प्रॉब्लम से हम लोग कोई कंसेप्ट को देखते हैं तब हम लोगों को वो बहुत जल्दी समझ में आता है। सिर्फ कंसेप्चुअली हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी नहीं है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना भी जरूरी है। सो आई एम प्लानिंग टू डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। So hope I will see you in the next lecture for this lecture. Thank you.